Hello everyone, welcome to this new channel Shruti and Kriti. So in this video today, we are gonna see our new chapter Nationalism in India. So let's get started. In this video we will cover this chapter in one shot. So let's get started. मैं इस chapter को brief में तो नहीं लेके जाऊँगी, but I will cover each and every part of this chapter in this one video. So let's get started. फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. आप इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इसकी हेडिंग का पता होना चाहिए. तो हेडिंग का मीन्स है नेशनलिज्म की मतलब है देशभक्ति. अब देशभक्ति इंडिया में कैसे आई, इसका मतलब ये है कि देशभक्ति इंडिया में कैसे आई. तो मैं आपको बता देती हूँ. वैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से आई. ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई. तो आप लिखोगे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से आई. अब हमने पहला चैप्टर पढ़ा है हिस्ट्री में, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं. लिखिए कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बाय श्रुति एंड प्रदीप, तो आपको मिल जाएगा. और वैसे मैं आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा रही हूँ. तो नेशनलिज्म इन यूरोप हमने देखा था. तो यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई थी. यूरोप में हमने देखा नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी नेशन स्टेट से. किससे? नेशन स्टेट्स से, है ना. नेशन स्टेट से आई थी. तो नेशन स्टेट से आई थी. अब हमारे यहाँ तो मैंने आपको बता दिया यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी नेशन स्टेट से. हमारे यहाँ पे फीलिंग आई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आर दोज मूवमेंट्स, जैसे कि हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी रूल पास करती थी, उसने सपोज 1 रूल पास किया. अब if the citizens would not like this rule or our freedom fighters of that time, उनको ये रूल पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ वो अपना मूवमेंट चलाते थे. उसको हम कहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की मैं आपको नेम बता दूँ. सपोज आप कह सकते हैं खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो इस तरीके के मूवमेंट को हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कहते हैं. तो जब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हमारे इंडिया में बनने शुरू हुए, जब से ही नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी. और आज हमारा जो इंडिया है वो क्या है, नेशनलिज्म कंट्री है. सो अब हम पूरी इस कहानी को समझेंगे. हम इसमें 4th पार्ट में ही हमें बताया गया कि कुछ जो पार्ट्स हैं कि मतलब कुछ नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, वो हमने 4th पार्ट में पढ़ेंगे. बट अभी हम 1, 2, 3 पार्ट्स में कभी हम रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी हम खिलाफत कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. 3rd पार्ट तक तो यही है. 4th पार्ट में हम पढ़ेंगे ये कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, सॉन्ग से आई, हमने पैट्रियोट्स करे एंड हम फॉक फोर, ये सब पढ़ेंगे हम 4th पार्ट में. सो अब मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि यूरोप में कैसे आई एंड उसमें कैसे आई, हमारे यहाँ पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स आई. अब उसके बाद सबसे जो मेन टॉपिक आता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग लानी, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स किसने बनाने स्टार्ट करे. तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स बनाने स्टार्ट करे थे महात्मा गांधी ने. महात्मा गांधी हमारे यहाँ पे इंडिया में कब आए थे, 1915 में महात्मा गांधी आए थे. कहाँ से आए थे? महात्मा गांधी come to India from साउथ अफ्रीका. अब देखो मैं आपको बताती हूँ साउथ अफ्रीका से क्यों आए थे, मतलब हम साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे. साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना मूवमेंट चला रखा था, सत्याग्रह मूवमेंट. अब उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट भी चला रखा था. साउथ अफ्रीका में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अपार्थाइड सिस्टम होता था. अपार्थाइड सिस्टम आप पढ़ोगे. अब मैंने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में भी आप अपार्थाइड सिस्टम के बारे में पढ़ोगे. सॉरी, नेल्सन मंडेला के बारे में. और नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड सिस्टम के बारे में मतलब उनके खिलाफ लड़े थे अपार्थाइड सिस्टम के बारे में, जिसमें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रीजन्स. ठीक है. तो उसके खिलाफ वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था. तो फिर महात्मा गांधी गए थे इंडिया से साउथ अफ्रीका और उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था. तो अब सत्याग्रह मूवमेंट अब वो वहाँ पे वो सक्सेसफुल हुआ साउथ अफ्रीका में. अब वो जब देखने लगे कि यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तरह तरीके के रूल्स बना रही है अलग अलग और सिटीजन जो है वो खुश नहीं है, तो फिर वो इंडिया वापस आए 1915 में.
अपना सत्याग्रह मूवमेंट को यहाँ पर भी लॉन्च करने। और वो जब 1915 में आए तो 1916 में वो चंपारण गए। मतलब ये मैं आपको लिख रही हूँ, 1917 में वो चंपारण इन बिहार, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात एंड द थर्ड वन इज 1918 में वो कहाँ गए, अहमदाबाद। अब यहाँ पे मतलब ये मैंने आपको कुछ जगह बताई हैं जो कि आपकी बुक में मेंशंस हैं कि उन्होंने यहाँ पर आके सत्याग्रह मूवमेंट अपना लॉन्च किया था। और वो जब चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है, आपका बिहार में है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना रोलेट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। तो 16, 17, 18 अब यहाँ तक की बात खत्म हुई। अब क्या हुआ, अब हम आगे चलते हैं। तो अब एकदम से ही एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया। रूल पास कब, 1919 में रूल पास किया। विच वन नेम इज रॉलेट एक्ट। एंड व्हाट इज दिस रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या है? देखो बेटा, रॉलेट एक्ट आर दोज एक्ट्स जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी सत्याग्रही या फिर किसी भी पीपल को विदाउट एनी रीज़न दे कैन गिव ट्रायल फॉर 2 to 3 years। वो मतलब क्या करते हैं कि रॉलेट एक्ट पास होता है तो उसमें क्या होता है कि वो बिना किसी मतलब नो एनी एविडेंस, नो एनी एक्सक्यूजेस, वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं फॉर 2 to 3 years। और इसके खिलाफ, जो कि इट वाज वेरी रॉन्ग, तो इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया बाय महात्मा गांधी। आपको ये डेट याद रखनी है बिकॉज इट विल कम इन 1 marks दैट व्हेन डिड रॉलेट सत्याग्रह कम, बाय महात्मा गांधी। तो आप लिखेंगे 1919 में रॉलेट सत्याग्रह आया। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? बाय हड़ताल, स्ट्राइक्स एसेट्रा। तो इससे हमारा ये रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। अब मैं आपको एक बार बुक से पढ़ देती हूँ। रिलीज ऑर्गेनाइज्ड हुई, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, और शॉप्स जो हैं वो भी बंद कर दी गई। तो ये सब काम हुए इस रॉलेट सत्याग्रह को शुरुआत करने के। मतलब रॉलेट सत्याग्रह क्या था कि ये इस रॉलेट एक्ट के मतलब अगेंस्ट थे। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हमारा एक नया एक्ट बनाया गया, नया मूवमेंट चलाया गया, रॉलेट सत्याग्रह। ओके, सो अब है हमारे पास, अब जब ये सब काम होने लगी कि हड़ताल होने लगी, स्ट्राइक्स होने लगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका एक ब्रूटल रिप्रेशन मीन्स गुस्से में आके उन्होंने क्या करा, मतलब सत्याग्रहीज को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नॉट ओनली सत्याग्रहीज बट ऑल्सो ऑल अदर पीपल्स, ऑल अदर सिटीजन्स में लिख सकती हूँ, सिटीजन्स वर अरेस्टेड। और क्या हुआ, महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। मीन्स आपको जब महात्मा गांधी को भी मना कर दिया गया कि दिल्ली में आप नहीं आ सकते, और ये सब काम होने लगे। और क्या हुआ कि 10th April the police in Amritsar fired upon a peace procession working widespread attacks on banks, post office and railway stations। मीन्स 10th अप्रैल को अमृतसर में जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उसने फायर कर दी एक पीसफुल प्रोसेशन। मतलब वो आराम से अपनी बातें कर रहे थे, मतलब इसके चाहे वो रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ ही कर रहे हैं, बट वो पीसफुल प्रोसेशन था, पर उन्होंने फिर भी मतलब फायर्ड कर दिया, अटैक कर दिया। तो फिर इसकी वजह से और भी गुस्सा बढ़ गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करा था ये सब। अब क्या हुआ कि 6 अप्रैल को मीन्स 6 अप्रैल को जनरल मार्शल लॉ इम्पोज्ड हुआ। मार्शल लॉ इम्पोज्ड
and General Dyer took command. और जनरल डायर टू कमांड। जनरल डायर एक वहाँ का मीन्स आप कह सकते हो हेड बन गया अमृतसर का। तो उस सब जब एक अब यहाँ से जब जनरल डायर ने कमांड ले ली तो हमारा सबसे मेन एक्ट हुआ, विच वन इज जलियांवाला बाग एक्ट। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अब ये क्या था कि वहाँ पे अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन हो रही थी, मतलब बैसाखी का फेस्टिवल था और वहाँ पे कुछ लोग तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे थे और कुछ लोग तो फेयर के लिए विजिट कर रहे थे जिनको पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है यहाँ पे और जनरल डायर ने कमांड ले ली है। अब क्या हुआ कि बिना किसी मतलब उन्होंने तो जनरल डायर को कुछ कहा भी नहीं था, वो तो अपनी पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे उसने जनरल डायर ने गेट्स जो है वो बंद करवा दिए गए। गेट्स वर क्लोज्ड एंड फायर्ड कर दिया उसने वो पीसफुल प्रोसेशन पे। और तो इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल्स थे वो डेड हो गए एंड देयर वर अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। सो इसके तो जब उन्होंने गांधी जी ने देखा कि भाई रॉलेट सत्याग्रह है टर्निंग वायलेंट, ठीक है, वायलेंट हो रहा है, तो फिर उन्होंने ये रॉलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया, मीन्स रॉलेट सत्याग्रह को ख़त्म कर दिया, रॉलेट सत्याग्रह को ख़त्म कर दिया उन्होंने 1919 में ही रॉलेट सत्याग्रह को भी ख़त्म कर दिया। अब क्योंकि सत्याग्रह का मतलब उनके लिए तो यही था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। वो कहते थे कि नॉन वायलेंस से अगर हम लड़ते रहेंगे तो हम एक दिन ब्रिटिश शर्स के खिलाफ मतलब फ्री हो सकते हैं, बिल्कुल हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकती है। तो उनका कहना ये था। अब क्या हुआ, उन्होंने ये नेशनलिज्म की मतलब ये रॉलेट सत्याग्रह जो था उसको ख़त्म करवा दिया। अब उन्होंने सोचा कि अब ये हमें पहले मुस्लिम्स कमेटी को भी मतलब इसमें रॉलेट सत्याग्रह पहले वो सोचते थे कि हिंदूज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। अब वो कह रहे थे कि हमें मुस्लिम्स को भी अपने साथ लेना चाहिए, जब ही हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स को जब ही हरा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा, खिलाफत कमेटी बनी थी उसी टाइम, खिलाफत कमेटी बनी थी, खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे, खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनी थी विच वाज लेड बाय शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो ये दो ब्रदर्स थे कि ये इट मीन्स ये मुस्लिम की कमेटी थी। तो उन्होंने सोचा कि ये महात्मा गांधी को सही लगा कि भाई अगर हम इनके ये मुस्लिम कमेटी के साथ हिंदू कमेटी को कोलैप्स कर दें, मीन्स हिंदू कमेटी को ऐड कर दें, तो फिर हमारा ये दोनों जो है ये दोनों ऐड करके एक मूवमेंट बनेगा और उसके खिलाफ हम इसके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ भी लड़ा सकते हैं। अब तो फिर ये हिंदू की कमेटी क्या थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? वो ये चाहते थे कि हम अगर महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करते तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे मतलब ही नहीं था आने का। इंडियंस ने उनको कोऑपरेट करा है, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करा है, इसलिए ही वो यहाँ पर अपना हक जमा पा रहे हैं। अगर हम इनको अगर कोऑपरेशन करना बंद कर दे तो फिर ये मतलब ख़त्म हो सकता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत कमेटी को ऐड कर दिया गया, उससे हमारा बना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन खिलाफत मूवमेंट इन 1921 में हमारा ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बना। ये भी हमारा 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, सो बी केयरफुल। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा आएगा विच वन इज द। अब यहाँ पे अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है, अलग अलग सिटीज़न्स ने
एक्ट, उसके मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस किस तरीके से अपनाया, टाउन्स के पीपल ने कैसे अपनाया, कंट्री साइड के पीपल ने मीन्स गांव के सिटीजन्स ने कैसे अपनाया, इसको हम देख लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट में दे देती हूँ। टाउन्स वालों ने क्या, टाउन्स वाले पीपल्स ने क्या करा, टाउन्स वाले पीपल्स ने जो ब्रिटिशर्स के मतलब बिल्डिंग्स थी, स्कूल्स थे, उन सब में जो जैसे कि टीचर्स थी जो ब्रिटिश की बिल्डिंग्स में वर्क कर रही थी, स्कूल्स में वर्क कर रही थी, उन्होंने गिव अप कर दिया, मीन्स उन्होंने रिज्यूम दे दिया। और क्या हुआ, इधर की साइड लॉयर्स ने भी उनको रिफ्यूज़ कर दिया वर्क करने से, और क्या करा गया, ये सब तो ख़त्म कर दिया गया, और बॉयकॉट करा गया, बॉयकॉट करा गया फॉरेन गुड्स को, फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स को, और अपना दिया गया इंडियन क्लॉथ। इंडियन क्लॉथ क्या था, खादी। पर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया बिकॉज खादी इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नो वन कुड बाय दिस इजीली नहीं बाय करा जा सकता। तो ये जो है पुअर पीपल के लिए ये हार्ड हुआ अपनाना, और उन्होंने फिर से ब्रिटिश की बिल्डिंग्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब कंट्री साइड में देख लेते हैं कंट्री साइड में कैसा सिस्टम था। तो कंट्री साइड में क्या था कि पीजेंट्स जो है वो परेशान थे ज़मींदार से। तो कंट्री साइड में हमारे जो उन्होंने विच वन दिस इज जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने हमारा एक कमेटी बनाई, विच वन इज ओध किसान सभा बनाई, विच वॉज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड बाबा रामचंद्र। तो ये इनसे लेड कर रहे थे ये ओध किसान सभा को, एंड दिस वाज वेरी सक्सेसफुल, और इसकी 325 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रांचेस भी फैल गई। तो आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि ये सक्सेसफुल रहा होगा जब भी इसकी ब्रांचेस इतनी बन सकती हैं। तो अब क्या हुआ कि वो पीजेंट्स ने जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने उनका कॉपरेट किया, तो पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम तुम्हें टैक्स भी नहीं देंगे, एंड वी विल नॉट डू एनी मोर बिल्गार। व्हाट इज़ बिल्गार? तो वो था कि वो बिना किसी सैलरी के वर्क करवाते थे, एंड मोर हार्ड वर्क ज़्यादा होता था। तो उन्होंने मना कर दिया कि अब हम ये नहीं करने के। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया पीजेंट्स के बारे में। अब हमारे बात आती है ट्राइबल कम्युनिटी की, मीन्स ट्राइबल कम्युनिटी की। तो ट्राइबल कम्युनिटी को हमारा जो है लेड कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू जो है वो लेड कर रहे थे। अब उन्होंने क्या करा कि जब ब्रिटिशर्स ने लॉक्ड कर दिया, मतलब फॉरेस्ट थे उन पे ताला लगा दिया कि अब तुम नहीं जा सकते ट्राइबल कम्युनिटी को। तो उन्हें लगा, तो ट्राइबल कम्युनिटी को लगा कि वो उनका लाइवलीहुड छीन रहे हैं, अब उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। तो क्या करा उन्होंने, ट्राइबल कम्युनिटी ने पहले तो सोचा कि भाई हम इसको नॉन वायलेंस से ही करेंगे, नॉन वायलेंस से ही मतलब शांति से ही इस चीज़ को वो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। बट बहुत दिनों तक उनसे ऐसा नहीं करा गया। उन्होंने फिर सोचा कि ऐसे नॉन वायलेंस से हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वॉलेंटली ले लिया। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो गई। उन्होंने ब्रिटिश की बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, अटैक ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल हाउसेस एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें वायलेंट पे होने लगी। अब मैंने आपको ये 3 के बारे में बता दिया कि सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस किसने पार्टिसिपेट किया, द टाउन पीपल, द कंट्री साइड पीपल एंड द ट्राइबल कम्युनिटी। तो इस तरीके से उनका वर्क था। अब स्वराज इन द प्लांटेशन। अब हाँ, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे समझा इसको
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्हें ऐसा लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है कि वो अपनी जगह से वो निकल सकते हैं। प्लांटेशन वर्कर के प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, प्लांटेशन वर्कर वो उन्हें कहते हैं जो प्लांटेशन सिस्टम वर्कर है। मीन्स यहाँ पे उनको गवर्नमेंट जो थी वो उन्हें गवर्नमेंट जो है वो वर्कर्स को कहती थी कि तुम इस पार्ट में खेती करोगे और इससे बाहर तुम बिना किसी परमिशन के नहीं जा सकते। एंड द वर्कर्स ऑल्सो डोंट गेट सैलरी। तो उनको बहुत ही मतलब परेशानी हुई, उन्हें ये सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज देयर वाज नो सैलरी एंड दे कांट इवन गो टू देयर हाउसेस। तो उन्हें लगा जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कि हम अपनी जगह से यहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम जो चल रहा था हम यहाँ से भाग सकते हैं विदाउट एनी परमिशन ऑफ दिस जमींदार्स, और जब ये इनसे प्लांटेशन सिस्टम करवा रहे थे तो फिर वो अपनी बहुत सारे मैनी ऑफ द पीपल्स वो यहाँ से चले गए। अब क्या हुआ कि यहाँ से चले गए, और तो फिर जब वो जा रहे थे तो फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको पकड़ लिया, और बहुत ही ज़्यादा ये पीसफुल प्रोसेस, मतलब कि ये वो तो अपने घर की तरफ जा रहे थे, बट उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिशियल